ठीक है। तो आज ओरेकल रिपोर्ट्स में हम लोग ये 5 टॉपिक देखेंगे। एंकर्स, साइजिंग ऑब्जेक्ट्स, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, रिपोर्ट ट्रिगर्स, डिस्प्लेइंग फाइलिंग्स। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं ये सब का क्या मतलब है, इसका क्या यूज है। क्योंकि मेन मेन आपका जो टॉपिक्स था, रिपोर्ट जितने तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट लेफ्ट, ग्रुप लेफ्ट, ग्रुप एवब, मैट्रिक्स, और फिर आपका मास्टर डिटेल, वो सब सब मेजर मेजर कंपोनेंट्स है। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो हर तरह के रिपोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल। एक तरह से समझ लो फंक्शनैलिटी है, कॉमन फंक्शनैलिटी फॉर ऑल काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये सब सब छोटा छोटा टॉपिक्स है जो आपको हर रिपोर्ट में आपको काम आएगा। आप बस उसको अप्लाई करो जहाँ पे करना है। तो सबसे पहले एंकर में स्टार्ट करते हैं। एंकर होता क्या है? हम्म, तो एक काम करते हैं, एक बेसिक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि एंकर का क्या है। ठीक है। तो हाँ, सेलेक्ट ईएमपी नेम, सॉरी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी, डेट्स इट। तीन ही कॉलम लेता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ये रिपोर्ट बन गया। इसको पहले इतना सेव कर लेते हैं सो डेट कि क्रैश हो जाए तो इतना दोबारा मेहनत ना करना पड़े। आरडीएफ, इसका नाम क्या रखूं? इसका नाम रखते हैं एंकर। ठीक है। ठीक है, ये सेव हो गया। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले एक रिपीटिंग फ्रेम को प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। एक पेज में जो जितने सारा रिकॉर्ड्स दिख रहा है वो मैं कम कर देता हूँ। लेट से रिकॉर्ड्स पर पेज मान लो 5 रिकॉर्ड, ताकि मुझे एक पेज में जगह मिले जिस पे मैं अभी आरएनडी करने वाला हूँ। ओके। पूरा पेज भर जाएगा तो फिर मुझे, मतलब एंकर का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं नीचे एक जगह चाह रहा था, इसके लिए मैंने रिकॉर्ड कम किया है। 5 5 रिकॉर्ड हर एक पेज में आएगा। ठीक है। तो मुझे इस वाले रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है एंकर का। एंकर का बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाता हूँ कि एंकर में आप जैसे कि कोई भी जैसे समुद्र में आपका कोई जहाज आता है तो वो क्या करता है, अगर उसको एक जगह रुकना है किनारे पे आने के बाद, तो वो एंकर डालता है। करेक्ट। नीचे एक जंजीर डालता है जो जमीन से फिक्स हो जाता है, गड़ जाता है उसमें जमीन में। तो अगर आपका जितना बड़ा जंजीर होगा, वो अगर जहाज पानी में ही रहता है ऑब्वियसली, लेकिन कम पानी रहता है, तो वो किधर भी तैरेगा तो वो उस जंजीर का जितना लेंथ होगा उसके हिसाब से डायमीटर में ही इधर उधर वो घूम सकता है। उससे ज़्यादा वो उसके रेशियो से मतलब बाहर नहीं जाएगा, है ना, उसके रेडियस से। तो एंकर का यहाँ पे भी और लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मैंने मान लो कि एक फील्ड लिया यहाँ पे, एक और एक और फील्ड लिया दूसरा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक को, किसी एक को पेरेंट समझो और दूसरे को चाइल्ड समझो। तो मान लो ऊपर वाला मेरा पेरेंट है। ठीक है। अभी जहाज और समुद्र के केस में क्या था कि पेरेंट तुम्हारा जमीन था, मतलब समुद्र का जमीन जो अंदर में, तो एक्चुअली वो एक परती जमीन तो होता नहीं है, पानी के अंदर ही घुसता है वो। तो वो समझ लो कि समुद्र उसका पेरेंट है और जहाज आपका ये है, चाइल्ड है। तो वो पेरेंट के हिसाब से ही वो मूव कर रहा है इधर से उधर, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता जितना दूर तक का एंकर का लेंथ है ना उसका। वैसे ही यहाँ पे है। तो ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को मैं पेरेंट समझ रहा हूँ, दूसरे को चाइल्ड समझ रहा हूँ। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एंकर डाल दूँ, मतलब एक जंजीर डाल दूँ, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे करूँगा तो ये भी उसके साथ अकॉर्डिंगली यहाँ पर रेशियो मेंटेन करेगा, इधर खिसक जाएगा ये भी, क्योंकि जंजीर का लेंथ इस बीच में इतना ही है। समझ रहे हो? तो ऐसा ना होगा कि ये ऐसा रहेगा,
और ये इसको कहीं भी खिसका दे, रन टाइम में अगर ये खिसक जाता है या फिर इसका साइज छोटा बड़ा होता है तो ये उसका रेशियो मेंटेन करेगा। और वो कैसे होता है अगर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वो अपने आप रिलेट कर लोगे। ठीक है। तो एंकर के लिए यहाँ पर देखो एंकर ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, ये लिया। आपको जिसको पेरेंट बनाना है वहां से खींचना शुरू नहीं करना है, जो चाइल्ड है वहां से ड्रॉ करो आप। ठीक है, मान लो यहाँ पर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, नीचे से, और पेरेंट पे ला के छोड़ देना है, क्योंकि एंकर फाइनली आप अगर इमेजिन करो कि जहाज से स्टार्ट होता है जंजीर, समझ लो ये जंजीर जहाज से गिरना शुरू हो रहा है और ये पेरेंट पे गिरा पैर। ठीक है, तो यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दो। अगर डबल क्लिक नहीं हो पाया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो फिर से ट्राई करते हैं, ऐसे लो। ठीक है, अभी माउस मैंने छोड़ दिया कंप्लीटली। अभी सिर्फ मैं माउस ऐसे से घुमा रहा हूँ, आप मेरा माउस बटन क्लिक्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ला करके डबल क्लिक कर दूंगा बस। डबल क्लिक करूंगा तो इन दोनों के बीच में एक तरह से रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, अब ये एंकर हो गया, यानी ये नीचे वाला जो है चाइल्ड है और ऊपर वाला पेरेंट है, यानी पेरेंट के ऊपर देखो इसने एंकर लगा दिया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा दिख रहा है बॉक्स, मतलब वो आपका एंकर लग गया उस पे। अब ये जिधर घूमेगा इसको रन टाइम में वो इधर घूमेगा, उसके साथ ही आएगा मतलब। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखो एंकर में क्या होता है यहाँ पे, कि ये जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, यानी पेरेंट का बॉटम पार्ट, पेरेंट का चार, हर एक का चार पार्ट होता है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो इसका बॉटम पार्ट का 50%, यानी अगर देखा जाए तो 50 से थोड़ा कम है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। एक मिनट जूम कर रहा हूँ। यहाँ देखोगे तो ये 50% से थोड़ा कम है, मतलब इसके जो बॉटम पार्ट में लगभग मान लो कि 48% के आसपास है। ये 48%, और इसका भी लगभग बीच में नहीं है, देखो 40% के आसपास है ना। तो ये अगर कितना बड़ा भी हो जाए तो ये उसके हिसाब से, यानी ये इसका 40% जहाँ पे है उसका यहाँ पर मेंटेन करेगा रेशियो। अब ये कैसे है, पहले एक काम करते हैं, इस पे डबल क्लिक करो, ये जो लाइन है ना इस पे डबल क्लिक करो, इसका प्रॉपर्टी पे देखो कि आप पेरेंट का प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो कि एंकर जो इस पे लगा हुआ है वो इसके बॉटम पे लगाना है या फिर इसके लेफ्ट पे लगाना है या टॉप पे लगाना है। और वो जो चाइल्ड है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो चाइल्ड का देखो टॉप पे जुड़ा हुआ है ना, और पेरेंट का बॉटम से जुड़ा हुआ है रेशियो। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक किए तो यहाँ पर देखो इसका प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि चाइल्ड का टॉप है, अभी मैंने बताया आपका चाइल्ड का टॉप यानी ऊपर साइड था ना नीचे वाला का, और उसका देखो परसेंटेज क्या है 44, मतलब उसका ठीक बीचों बीच नहीं से लाइन मैंने नहीं खींचना शुरू किया था, थोड़ा सा लेफ्ट हो गया था, क्योंकि उतना एक्यूरेट से कर नहीं सकते हैं इसको, बीचों बीच यहाँ पर भी कर सकते हो, 50 करोगे तो बीचों बीच हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है तो F1 है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम क्या है तो F2, F2 जो नीचे वाला था। फिर पेरेंट का एज टाइप क्या है तो बॉटम लिया था मैंने, है ना, क्योंकि उसका नीचे साइड था। और ये भी देखो 48 मैंने बोला था, ये 47 है, लेट्स से ये 50 है। ठीक है, अभी ये किया तो देखो इसको सेट कर दिया तो ये ऑटोमेटिक एकदम से 50 पे ले लिया, देखो ऑटोमेटिक एकदम बीचों बीच आया खुद से। मैंने चेंज कर दिया क्योंकि जरूरी नहीं कि माउस से बीचों बीच आए। तो ये ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, उसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये पेरेंट का मिडिल पे रखता हूँ और चाइल्ड का जीरो पे रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड F2 के लिए जो एज है टॉप ही रहेगा, लेकिन एज का परसेंटेज जीरो करता हूँ। ऐसा क्यों, अभी एक जब रन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब ये जो एक तरह के स्टेटमेंट समझो, ये क्या बोल रहा है कि जब पेरेंट का जहाँ पे भी 50 है, ठीक वहां से चाइल्ड का स्टार्ट करो एज, यानी जीरो, ये से ऐसा करना है। यानी रन टाइम में अगर पेरेंट ऐसे खिसकता है तो इसको भी ऐसे खिसका और वहां ठीक उसके सीध में ले आओ, यानी इसका 50 जहाँ शुरू है उसका यहाँ पर उसका एज शुरुआत होना चाहिए। समझ में आई बात, ऐसा।
लेट से अगर आपको ऐसा करना रन टाइम में, मान लो कि ये ऐसा छोटा था, ठीक है, अभी आपने इसको डिज़ाइन टाइम में ऐसे करके रख दिया। आ, अभी अब तो रन टाइम में क्या होगा कि ये आप चाहते हो कि इसका जो 50% में एक फील्ड हो और इसके पहले वाले 50% में दूसरा फील्ड हो, ऐसा दिखाना है। और रन टाइम में ये क्या हुआ, इसका डेटा बड़ा था तो इसने डायनेमिकली बड़ा कर लिया है, ऐसा तो होता है ना हमारा एक्सपेंड वर्टिकल इलास्टिसिटी की वजह से। तो ये बढ़ गया, अभी बढ़ गया, लेकिन ये तो वहीं को वहीं रह गया ना। तो ऐसा तो कोई कोड नहीं है जिससे आप इसको खिसका सको, तो इसलिए ये वाला अगर एंकरिंग कर देंगे दोनों के बीच में, तो रन टाइम में ये क्या करेगा कि उसके 50% के हिसाब से अपना इसका स्टार्टिंग पोजीशन रख देगा और अपने आप इसको भी ऐसे खिसका देगा, क्योंकि मैंने बोला है कि जहां उसका 50 है वहां पे आपका जीरो होना चाहिए, यानी शुरुआत पॉइंट। तो ये अपने आप ऐसे करके रन टाइम में ले आएगा, समझे? अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करने से पहले इसमें एक डेटा मॉडल में जा करके एक फार्मूला कॉलम ले लेते हैं, उसमें कुछ डेटा डाल देते हैं, कुछ दोनों में दिखे, है ना। तो एक फार्मूला कॉलम सिंपल ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। मैं इसमें F4 करता हूँ, पहले इसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर कर देता हूँ और हार्ड कोडेड वैल्यू पास करूँगा। इसमें कुछ फार्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आपका डायनेमिकली होगा, आप अपना कुछ भी क्वेरी लिख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। रिटर्न लेट से दिनेश, बस इतना ही। ओके, कंपाइल, ये हो गया। अभी फार्मूला कॉलम CF1 है। अब यहाँ पे आता हूँ और F1 का प्रॉपर्टी पे सोर्स में CF1 डाल देता हूँ ताकि वो डेटा दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सेट। अब यहाँ पे सेट होने के बाद और एक काम करता हूँ, F2 पे भी कुछ ना कुछ डाल देता हूँ, ऐसा खाली दिखेगा तो समझ मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास कुछ कुछ हैं, जैसे कि मान लो कि टोटल पेजेस डाल देता हूँ ऐसे ही दिखाने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है अभी, वो आप एक्चुअल में आपका जो रिपोर्ट होगा उसमें आप कुछ और ही दिखाओगे, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ठीक है। और इनका प्रॉपर्टी व्यू ऑन विच पेज, कहाँ दिखेगा ये, वो भी देख लेता हूँ, फर्स्ट पेज पे है कि लास्ट पेज पे है। ये बोल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट पेज है, मुझे फ़िलहाल के लिए सब पेज में रखना है या फर्स्ट पेज जो रखना है, क्योंकि सब में तो वैल्यू एक ही आने वाला है। तो इसको भी, ये ऑलरेडी फर्स्ट ही है, बट एनीवे इसको भी फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ कंपाइल इट, रन इट। तो यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे ये खिसका नहीं, क्यों नहीं खिसका भाई? अच्छा, मैंने इसको ऐसे करके रखा था ना, तो उसके हिसाब से एंकर का लेंथ मैंने बढ़ा दिया था। ये देखो यहाँ से यहाँ वायर बीच में जो जंजीर है वो बड़ा हो गया था, तो उसके हिसाब से किया। मैंने बोला इतना ही पे रखो, तो जब भी होगा उतने पे रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता तो नहीं चल रहा है कि ये बड़ा छोटा हो रहा है कि नहीं, ऊपर वाला ना खिसक रहा है, ना बड़ा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। इसका जो 50%, ये बीच में जो लाइन छोटा सा बॉक्स ये दिख रहा है ना, उसके हिसाब से इसका एज शुरू हुआ है। अब कल हो करके या फिर कोई डेटा लेंथ अगर कम कर दूं, तो नीचे का देखना है कि मुझे ये खिसकता है कि नहीं। जैसे अगर मैं इधर से रूलर खींच के ला रहा हूँ, देखो यहाँ पर रूलर रखता हूँ, ये यहाँ पर बराबर है, अपना पोजीशन लिया है इसने। अब अगर ये जो डेटा फील्ड का लेंथ है छोटा करके मान लो कि इतना पे रखता हूँ, सिर्फ जितना तक मैंने सिलेक्ट किया ये वाला, तब तो इसको भी खिसक जाना चाहिए कि उसका 50% इस जगह पे है, यानी उसका 50% यहाँ होगा, समझ रहे हो? हाँ, रुको रूलर हटाता हूँ। ये रूलर, पता है ना, रूलर ऐसे आप ले सकते हो कुछ अलाइनमेंट देखने के लिए या समझने के लिए। ठीक है, काम करता हूँ। आ, ये आपका रन टाइम में किसी फील्ड का या किसी फ्रेम का या कोई चीज़ का ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट के सहारे दूसरे ऑब्जेक्ट का जो, अगर आपको डिस्प्ले
मतलब लेआउट में को अगर दोनों को पोजीशन एक साथ रखना है उसके लिए यूज होता है कि देखो मान लो कि इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया इतना, ठीक है, फील्ड का। अब बहुत छोटा किया है तो देखो इसका 50% कहाँ पे है, इस जगह पे है जहाँ मैंने अभी रूलर रखा है, करेक्ट। तो इसका मतलब कि अगर ये फील्ड इतना छोटा होगा तो ये वाला जो नीचे का है वो उसके 50% के शुरुआत पे रहेगा, नहीं यहाँ पे रहेगा, इसका किनारा, लेफ्ट वाला किनारा, करेक्ट। ये तो समझ में आया। अब अब ये तो अभी डिजाइन टाइम में ऐसा है। अभी रन टाइम में मैं इसका अगर प्रॉपर्टी चेंज कर दूं यहाँ पर F4 करके, ये F1 पे, और यहाँ पर इसका जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, करेक्ट, हॉरिजॉन्टली वो फिक्स्ड है। मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली इसको एक्सपेंड कर दो, यानी बढ़ा दो। अगर डेटा का साइज बढ़े तो आप भी इसको बढ़ा दो, बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा डेटा है उतना बड़ा इसको रन टाइम में करो। फ्रेम का वैसे ही होता है ना। तो ये मान लो कि रन टाइम में डेटा, मैं अगर इसका फॉर्मूला कॉलम में जाकर डेटा बढ़ा दूं, मान लो बड़ा ढेर सारा कैरेक्टर डाल दो, तो ये रन टाइम में ऐसा हो जाएगा। लेकिन डिजाइन टाइम में ये छोटा ही दिखेगा हमें, ये इतना ही दिखेगा, समझ रहे हो। जब वो रन होगा तो रन टाइम में इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको रन टाइम में पता चलेगा कि डेटा ज़्यादा है तो उसको बढ़ा देगा। तो उस समय ये नीचे का जो है, डिजाइन टाइम के हिसाब से तो ये जगह पे नीचे वाला ठीक था, लेकिन रन टाइम के हिसाब से अगर आप चाहते हो कि जहाँ जब जब इसका 50% जहाँ जहाँ चेंज हो इसके साथ साथ ये भी उसके साथ ही घिसके, ठीक है। अब वो कैसे है पहले इसको देख ले, पहले इतना समझते हैं, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करता हूँ या इतना पे रखता हूँ, ओके। अभी ये छोटा है। अब मैं इसका काम करता हूँ, मैंने एक्सपेंड तो कर ही दिया, साथ ही साथ इसका F11 करता हूँ CF1 पे, और इसका डेटा साइज भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये डेटा साइज बड़ा हो गया। अब आपको लगता होगा कि वो जो छोटा सा मैंने फील्ड का साइज लिया है F1, डेफिनेटली इतना में तो कंप्लीट होगा नहीं। और मैं तो इसके लिए मैंने उसका एक्सपेंड कर दिया, देखो एक्सपेंड किया तो वो जो दो वर्टिकल बार आता है वैसा आ जाता है। तो ये एक्सपेंड हो जाएगा रन टाइम में। अब ये रन टाइम में एक्सपेंड होगा तो ये जो है नीचे वाला, ये अब इसके साथ में यहाँ नहीं रहेगा, उसको भी खिसकना पड़ेगा। अभी आप देखो कि F2 का शुरुआती पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो ये बीच में है, ये जो है ना बार, 0 और 1 के बीच में लगभग 50% में है, करेक्ट। लेकिन रन टाइम में वो एक्चुअली में समवेयर इधर कहीं आ जाएगा, नीचे का। तो वो देखते हैं, अब इसको रन करते हैं। CF1 क्या एरर दे दिया, CF1 फॉर नो वैल्यू। अरे लेट्स गो टू CF, अच्छा CF1 में हो सकता है मैंने एक गलती की है। मैंने डेटा टाइप नंबर से कैरेक्टर किया, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर का साइज 20 ही रखा, मैंने उसमें ज़्यादा कैरेक्टर डाला है ना, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये 100 कर दिया, ठीक है, लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे फील्ड वैल्यू, फील्ड में भी इसका जो होगा वहाँ पे भी इसका लेंथ देख लेते हैं, फील्ड पे भी F4 करते हैं। इधर ऑटोमेटिक लिया है तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। और ये एक्सपेंड किया ही है ना। अभी रन करते हैं। देखो ये इस समय नीचे वाला जो ये फील्ड है वो उस समय कहाँ था, वो शुरुआत में डिजाइन टाइम में यहाँ पे था लगभग, आपको याद होगा, है ना। अभी ये खिसक के देखो कितना डिफरेंस हो गया, इसका एज यहाँ पे आ गया। क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि ये जो ऊपर का है उसका 50% जहाँ पे है वहां से शुरुआत किया है इसने। तो इसका मतलब कि ये ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है। ऊपर वाला अगर खिसकेगा या ऊपर वाले का रेशियो बढ़ जाएगा तो ये भी उसके हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर लेगा रन टाइम में। जो आप अगर आपको अगर मान लीजिए कि आप पूछ रहे थे ना कि ये क्यों इसका ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऐसा स्पेशल केस में ज़रूरत पड़ता है, मान लो रन टाइम में आपको यहाँ पे कोई ऐसा एक फील्ड दिखाना है और उसके नीचे दो फील्ड दिखाने हैं, और दोनों भी ठीक, नीचे जो दो फील्ड दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे, वो ठीक 50-50% बटे हुए होंगे ऊपर वाले के साइज के हिसाब से, ऐसा कर सकते हैं ना।
कि ऊपर में मान लो कि एक कोई फील्ड वैल्यू है, मान लो कि एम्प्लॉय का कोई स्टेटमेंट है, या एम्प्लॉय का आईडी है, एंड यहाँ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एंड सैलरी करके यहाँ पर तीनों कंबाइन होकर एक फील्ड में आ रहा है। आप नीचे चाहते हो कि आधे सेक्शन में फर्स्ट नेम दिखाए और आधे सेक्शन में लास्ट नेम दिखाए, मान लो ऐसा रिक्वायरमेंट है आपके पास। ठीक है, तो उस केस में आपका ये जो लेंथ जब ऊपर वाला का बढ़ेगा घटेगा, तो नीचे वाला जो दोनों फील्ड है वो तो अपने जगह पे शुरुआती पोजीशन पे ही रह जाएगा। उसको तो आप घटा बढ़ा नहीं रहे हो, और वो उसके वजह से आपका लेआउट खराब दिखेगा। समझे? अभी देखो, मान लेते हैं कि ऐसा कॉपी किया, इसको थोड़ी देर के लिए और बड़ा करता हूँ समझने के लिए। लेट्स से कि एक कॉपी पेस्ट किया और आप ऐसा दिखाना चाह रहे थे, ऐसा तो ऐसा रिक्वायरमेंट था आपके रिपोर्ट में कि लेआउट बनाते हैं ना, आखिर रिपोर्ट क्या है, सब कुछ तो डिज़ाइन पे ही है। तो ये डिज़ाइन के लिए, ये कोडिंग नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन के टाइम में आपका रिक्वायरमेंट था, यूजर ने बोला कि मुझे ऐसा रिपोर्ट बनाओ और इसका जो लेआउट इस तरीके से होना चाहिए, ऊपर का जितना बड़ा ये रहेगा, और भी फील्ड होंगे नीचे, लेकिन ये फील्ड का ठीक बीचों बीच, मतलब आधा में एक फील्ड हो, आधे में दूसरा फील्ड कवर हो। फॉर्म कैसे होता है, एक फॉर्म भरने के लिए होता है, तो वो ऐसे। या फिर मैंने सैलरी स्लिप दिखाया था, वो कैसे होता है, फिक्स्ड है, उसका कुछ अच्छा दिखना चाहिए। तो वैसे ही अब ये क्या होगा कि आपने डिज़ाइन के टाइम में ऐसा बनाया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और डेटा भी मान लो कि अब तक जितना आ रहा था वो इसी में फिट हो जा रहा था, कल को करके डेटा चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा ना, रन टाइम में भी ऐसे ही दिखेगा, तो ये आपको अच्छा दिखेगा क्या? ये भी अच्छा दिखना चाहिए ना, कि आपका ये भी 50% में आना चाहिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे। समझ रहे बात? तो दिस इज द रिक्वायरमेंट कि आप एंकर यूज कर सकते हो, कि आप, एक एग्जांपल है कि मतलब आपको अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशनिंग चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। मान लो कि हाँ बोलिए। वापस, हाँ ऐसा ही करना होगा, तो इसका इसका फिर से यहाँ पर से खींचो। ठीक है, तो इसका इस साइड से ले लेंगे, राइट साइड से। ठीक है, यहाँ से राइट नहीं, सॉरी, टॉप ही रहेगा, लेकिन 100% रहेगा ये। उस समय क्या था, एज जीरो से इसका शुरू किया है, और इसका 100%, यानी इसका एंड पार्ट जो है वो इसके 50% के हिसाब से होना चाहिए। ये देखो जुड़ गया। अब मैंने इसको ऐसे रखा। अरे यार ये बड़ा, ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में इसका रेशियो मेंटेन। ठीक है, अब इसको अगर मैं इतना छोटा भी कर दूं, तो ये बढ़ेगा, तो साथ में इसका पोजीशन भी घटना बढ़ना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। F3 का भी कुछ डेटा दिखा देते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलो, टोटल पेज ही ऑलरेडी सेट किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, कि आपको उस पर मेहनत करना होगा, लेकिन डेफिनेटली इसका पोजीशन तो चेंज हुआ है, क्योंकि ये भी लिंक में नीचे, ये जो F3 है इसका भी पोजीशन और F2 का पोजीशन दोनों F1 के पोजीशन के हिसाब से घिसक गया है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, डिज़ाइन टाइम में आप देखोगे तो ये एकदम शुरुआत में यहाँ पे है, और बाद में वो खिसक गया है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अगर आप इसको ऐसा रखते, हाँ, थोड़ा इसमें अच्छा से कारीगरी करना होगा, देन इट विल लुक गुड। ठीक है, देखो अभी 50 पे आ गया ना। अब ये मत बोलना कि ये भी बड़ा ऐसे होना चाहिए, कर सकते हो सब कुछ, वो आपके ऊपर है कि आप उस पर और दिमाग लगाओ तो वो भी होगा, है ना, कि दोनों कंप्लीट हो जाए, इधर वाला भी इधर वाला भी। लेकिन दोनों का जो एज है इसी 50% पे ही रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा, ये दोनों सटे हुए रहेंगे। इसके 50% यानी F1 के 50% पे इसका शुरुआत और इसका लास्ट, वो इधर उधर कभी नहीं खिसकेगा।
हाँ तो वो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो वो तो हमें पता होगा ना कि अगर ऊपर का फील्ड बड़ा है इसलिए इतना बड़ा लिए हैं, डेटा लेंथ उसका ज़्यादा होगा। नीचे अगर उसको सब डिवाइड कर रहे हैं कि इतना मुझे पता होगा कि इसके आधे में ही उसका काम हो जाएगा, ये फील्ड का वैल्यू जरूर छोटा होगा, तभी तो इसका आधे में हम लोग निपटाना चाह रहे हैं, दोनों को 50-50% में काम हो जाएगा। तो वो हमें पता ही होगा, है ना। कोई छोटी वैल्यू होगी, मान लो कि यहाँ पर ऊपर में देखो, मान लो कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम तीनों कॉन्कटेनेट होकर दिख रहा है एक साथ एक ही फील्ड में। नीचे में आप मान लो चाहते हो कि एम्प्लॉय का सैलरी हो और इधर राइट साइड में एम्प्लॉय का कमीशन दिखाना हो, दोनों और ये दोनों 50 में ही कवर हो जाए, तब तो वो नहीं बढ़ेगा। डिपेंड करता है, होने का पॉसिबिलिटी कुछ। मेरा बस इंटेंशन ये है कि एंकर करता क्या है। करेक्ट। तो एंकर का काम ये है। अब ये ऐसा ही आप ये कर सकते हो कि मान लो कि एक फील्ड ऐसा लिया और उसको ऐसे कर दिया इस बार, मतलब उल्टा लिया ऐसा। मतलब इसमें क्या था कि इसका हॉरिजॉन्टली ज़्यादा था, वर्टिकली ये कम था हाइट, राइट। और इसमें क्या कर रहा हूँ कि लेट्स से कि ऐसा है। तो अगर कोई एंकर कर रहे हो, मान लो कोई एंकर कर रहे हैं ऐसे, F5 चाइल्ड रहेगा और F4 रहेगा पेरेंट। तो इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं ना। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा पेरेंट का जो और चाइल्ड का रिलेशनशिप था, पेरेंट का था आपका बॉटम पार्ट कनेक्टेड था। इसमें इसमें क्या है, पेरेंट का राइट वाला चीज कनेक्टेड है। अगर इसके प्रॉपर्टीज में जाएं तो एज जो होगा वो राइट होगा, है ना, पेरेंट का। देखो यहाँ पेरेंट का एज राइट है। तो इसका मतलब कि और इसको अगर मान लो कि यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। तो रन टाइम में अगर आपका हम्म, इसका साइज अगर मान लीजिए ऐसे छोटा था और इसको आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसके 50% के हिसाब जहाँ होगा वहां से ये इसका ऊपर का पोजीशन स्टार्ट होगा, लेवलिंग। अब इसको जैसे ही ये बड़ा होने होगा रन टाइम में, वैसे ये भी नीचे खिसकेगा। मतलब अब मैं वर्टिकली बात कर रहा हूँ, इस समय मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा था, है ना। सेम चीज है। आप बस इसका यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज अगर आप यहाँ से ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हो तो इस पे डबल क्लिक करके आप यहीं पर आकर के चेंज कर लो, सिर्फ एक बार ड्रॉ कर लो रफली। और इधर आकर के अपना जो चेंज करना है कि चाइल्ड का किस साइड से कनेक्ट करना है एंड पेरेंट का किस साइड से कनेक्ट करना है, फिर उसका रेशियो कितना पे रखना है, बस इतना ही करना है। उसके हिसाब से वो खिल, मान लो कि मान लो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है बहुत बड़ा, जिसको मल्टीपल लाइंस में डेटा आना है, ठीक है। तो वो आप ऐसे करोगे तो ये वर्टिकली ग्रो करेगा ना। आप इसका वर्टिकल एक्सपेंड ट्रू कर देना, जैसे यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड किया था। तो ये वर्टिकली शुरुआत में छोटा रहेगा ऐसे, बाद में जैसे जैसे डेटा लाइंस आएंगे इसमें वैसे वैसे बढ़ जाएगा। कोई लॉग है मान लो, तो लॉग का एंट्री तो ढेर सारा हो सकता है, लॉग दिखाना है आपको, तो एक एक लाइन वाइज आएगा वो। और उसके हिसाब से ये भी ऊपर नीचे होता रहेगा अपना, इसके साथ में ही अलाइंड रहेगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंकरिंग। और इसमें कुछ नहीं, इसमें कोडिंग का कुछ ऐसा नहीं है, बस ज्वाइन करना है दोनों को और कुछ नहीं। ठीक है। अभी इसी में आ, लगे हाँ तो ये समझ लेते हैं कि वो जो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी, अगर ये जो पहला वाला में मैंने एक्सपेंड किया था, करेक्ट, एक वर्टिकल इलास्टिसिटी एंड हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का यहाँ पर नीचे देखोगे तो चार तरह का मिलेगा। कहाँ गया, है ना, ये दोनों में सेम है, चार चार आएंगे। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपैंड है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपैंड है, नेक्स्ट है फिक्स्ड,
मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। और एक है वेरिएबल। ठीक है। चार तरह का आपका इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी आप चार तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले फिक्स्ड। फिक्स्ड में आपको इलास्टिसिटी का मतलब है कि आपका डेटा लेंथ कम हो या ज़्यादा हो, आपने डिज़ाइन टाइम में यानी लेआउट के टाइम पे जितना साइज यहाँ पर बड़ा या छोटा करके आपने रख दिया बस उतना ही रहेगा। आप इसका डेटा बड़ा छोटा हो वो उतना ही रहेगा, उसका जो साइज है ना ही इसकी लेंथ ना ही विड्थ कुछ भी नहीं बढ़ेगा इसका। ठीक है। ये तो सेल्फ सब इसका नाम से ही पता चलता है ना। तो नो चेंज चेंज ऑन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द रन टाइम। ठीक है। इसका लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा रन टाइम में। अब आते हैं एक्सपैंड में। एक्सपैंड का क्या कहना है कि इफ़ डेटा लेंथ मतलब सिर्फ आप डेटा ही मत सोचना। एक्सपैंड हम लोग फ्रेम के लिए भी यूज करते हैं, करेक्ट। अगर इसका फ्रेम का प्रॉपर्टी में जाऊँ, ये फील्ड है, फील्ड के पेरेंट सेलेक्ट किया फ्रेम। अब फ्रेम के प्रॉपर्टी में भी अगर यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलता है हमें, करेक्ट। एक्सपैंड और ये चार चीज़ यहाँ पे भी मिलता है ना, फ्रेम का प्रॉपर्टी है ना, आर जी एम्प्लॉय आई डी फ्रेम। तो फ्रेम का प्रॉपर्टी में भी यानी मतलब कि अगर पांच रिकॉर्ड आएंगे फिक्स रखेंगे तो बाकी के रिकॉर्ड दूसरे पेज में आएंगे। अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड होता जाएगा जितना रिकॉर्ड्स आएगा, करेक्ट। यही था इसका, हम लोग अभी तक देखे थे रिपीटिंग फ्रेम में। तो ये डेटा लेंथ मतलब कि ये नहीं कि इसके अंदर जो यहाँ पर जो डेटा दिखा रहे हैं सिर्फ उसका बात कर रहे हैं। मतलब डेटा लेंथ मतलब आप जनरल समझ लो कि आपका रन टाइम में कुछ भी वैल्यू चेंज हुआ या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बात कर लो, अगर रिपोर्ट रिपीटिंग फ्रेम की बात करें तो, और अगर कोई फील्ड में की बात करें तो डेटा लेंथ, है ना। तो बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ना, कि अगर इफ डेटा लेंथ या फिर लेट से नंबर ऑफ रोज ऐसे लिख देता हूँ, है ना, इंक्रीजेज देन इट विल, या फिर इट विल की जगह पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साइज विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग रन टाइम। ओके। ये थोड़ा इस ज़्यादा हो गया, इसको नीचे करता हूँ। ठीक है। कि यानी अगर आपका फ्रेम छोटा पड़ रहा है या फिर आपका जो फील्ड जो आपने डिज़ाइन किया था वो छोटा पड़ जा रहा है डेटा के हिसाब से, तो वो बढ़ा देगा उसको। ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बढ़ा हुआ, इफ ऑब्जेक्ट साइज इज ऑलरेडी लेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज इज सॉरी ऑलरेडी सफिशियंट इनफ, या फिर ग्रेटर, सफिशियंट तो है तो दिखाई देगा, ग्रेटर देन द डेटा लेंथ। ओके। अगर ऑब्जेक्ट का साइज डेटा लेंथ से भी पहले से बड़ा है, मान लो कि यहाँ पे जो हम इतना है, मान लो इसको मैंने इतना कर दिया, और मैंने जो डेटा लेंथ लिया मान लो कि इतना पे आता जितना मैंने अभी सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो उस केस में वो बड़ा नहीं करेगा क्योंकि उसको तो ऑलरेडी बड़ा मिल ही रहा। वो छोटा भी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, इट विल डू नथिंग। ओके। क्योंकि इसका काम है कि अगर छोटा पड़ रहा तो बड़ा कर दो, अगर बड़ा ऑलरेडी है तो कुछ मत करो। ठीक है। देन डू नथिंग, ये कुछ नहीं करेगा आगे। ओके। अभी वेरिएबल की बात करेंगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। वेरिएबल में क्या करता है कि अगर डेटा लेंथ जो है, एक काम करता हूँ अभी इसको नहीं, यहाँ पे बात करता हूँ क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए बोल रहा हूँ। फिक्स्ड में कोई चीज़ नहीं। एक्सपेंड में क्या करता है कि अगर छोटा है तो बड़ा करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या करता है कि अगर बड़ा है तो छोटा करेगा, उल्टा करता है। ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से अपोजिट है। तो इफ डेटा लेंथ या नंबर ऑफ रोज इंक्रीजेज देन ऑब्जेक्ट साइज, देन नो चेंज इन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है। ड्यूरिंग रन टाइम, यानी उसमें वो चेंज नहीं करेगा। आपका अगर डेटा लेंथ बढ़ जा रहा है ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से,
तो ऑब्जेक्ट का साइज वो बढ़ाएगा नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का साइज ऑलरेडी बड़ा है, ऑलरेडी ग्रेटर देन द डेटा लेंथ, यानी डेटा लेंथ जितना है उससे ज़्यादा ही बड़ा पहले से आपने मतलब लेआउट में बना के रखा हुआ है, तो ये इस केस में क्या करेगा कि इट डिक्रीजेज। ओके, अब यहाँ आते हैं। अब ये फिर से मैं फिर से सबको रिपीट करूँगा, पहले इसको बताता हूँ। वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल में क्या है कि ये अगर छोटा है तो मतलब कि अगर आपका फील्ड का साइज छोटा है तो वो फील्ड का साइज को बड़ा कर देगा डेटा के हिसाब से, और अगर फील्ड का साइज अगर बड़ा है तो फील्ड का साइज छोटा कर देगा डेटा के हिसाब से, यानी ये दोनों काम करता है। ठीक है, इफ डेटा लेंथ देन ऑब्जेक्ट साइज विल ऑल्सो गेट इंक्रीज ड्यूरिंग रन टाइम, यानी अगर डेटा लेंथ आपका ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट का साइज को ये बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट साइज इज ऑलरेडी ग्रेटर देन द डेटा लेंथ देन ये आपका घटा देगा। ठीक है, देन इट डिक्रीजेज द ऑब्जेक्ट साइज ड्यूरिंग रन टाइम। ओके, हाँ अब ये चारों में बेसिक फिर से समझ लो। फिक्स्ड में डेटा का साइज कुछ भी हो और आपके फील्ड का साइज कुछ भी हो, वो उस पर कुछ दिमाग नहीं लगाता, कुछ करता ही नहीं है। नथिंग, इट विल डू नथिंग। जैसा आपने लेआउट में बना के रखा है, साइज बड़ा छोटा करके रखा है, वो उतना का उतना ही रहेगा। डेटा साइज से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये क्लियर है। अब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि अगर यहाँ पे जो फील्ड का साइज है, एक्सपेंड में क्या होता है मैं फिर से बताता हूँ। एक्सपेंड मान लो कि आपने फील्ड का साइज इतना बड़ा रखा यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट नेम कैसे है या सैलरी है या एम्प्लॉय आईडी है, अगर इसका फर्स्ट नेम अगर बढ़ गया और उसका मैंने प्रॉपर्टी एक्सपेंड किया था हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली डेटा अगर लेंथ बहुत बड़ा हो गया तो ये भी ऐसे करके बड़ा हो जाएगा। इफ हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी सेट टू एक्सपेंड। ठीक, अब और अगर ये ऑलरेडी बड़ा है लेकिन डेटा का साइज छोटा ही था, तो इतना ही था मान लो, जो इतने में ही हो जाता, मान लो सिर्फ 6 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर था, तो इतना का साइज तो फालतू है। लेकिन आपने डिज़ाइन टाइम में इतना बड़ा बना के रखा हुआ है, तो वो उसको छोटा वापस से नहीं करेगा, वो सिर्फ बड़ा करने का जिम्मेदारी लेता है, एक्सपेंड का काम वो। ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, उल्टा करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि अगर आपका साइज पहले से डेटा लेंथ अगर मान लो फिर से यहाँ से बात करते हैं कि डेटा लेंथ बढ़ गया है, तो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि ये काम एक्सपेंड का था, कॉन्ट्रैक्ट इसको बढ़ाता नहीं है अगर ये छोटा पड़ रहा है तो। लेकिन हाँ अगर ये ऑलरेडी बड़ा है तो इसको छोटा जरूर कर देगा अगर डेटा लेंथ छोटा है तो। यानी मान लो बाद में पता चला रन टाइम में कि इस फील्ड का डेटा जो है वो 6 ही कैरेक्टर है, तो वो छोटा कर देगा इसे, जो कि एक्सपेंड में नहीं हो रहा था। यानी एक का काम है बड़ा करना, सिर्फ बड़ा करेगा और कुछ नहीं करेगा एक्सपेंड। एक का काम है सिर्फ छोटा करना, सीधी से भाषा में बात करें तो। और एक का काम है कुछ नहीं करना। और ये जो है वेरिएबल, इसका काम है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बोथ। यानी अगर डेटा लेंथ बड़ा है और फील्ड का वैल्यू छोटा है तो इसको बड़ा कर देगा। अगर रन टाइम में अगर आपने पहले से ही बड़ा करके रखा हुआ है और बाद में पता चला कि डेटा लेंथ छोटा है, तो वो वापस से छोटा भी कर देगा, यानी दोनों काम करता है ये। तो विच इज़ वेरिएबल, इसमें कोई डाउट? ये केस दोनों के लिए ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड, मतलब इलास्टिसिटी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, एक और चीज़ इसमें साइजिंग ऑब्जेक्ट। साइजिंग ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली फील्ड के साइज को एक साथ आपको अगर उस पर काम करना है, 2-3 फील्ड आपने बनाए हैं ऐसा करके, है ना, एक ऐसा
एक थोड़ा सा छोटा। बार बार क्या होगा कि आप इतना प्रिसीजन के साथ तो बना नहीं सकते हो ना हर बार फील्ड को अगर ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पर, तो कि ये एग्जैक्ट उतना ही पॉइंट्स है। मान लो कि ये इसका लेंथ है समथिंग 230 इस पॉइंट्स, या फिर 230 मिलीमीटर ये आपका हॉरिजॉन्टली आपने इसको ड्रॉ किया है। तो अभी एग्जैक्ट ज़रूरत नहीं कि इसको भी उतना ही बड़ा आप ड्रॉ करके बना पाओगे, है ना। सबको एक साथ साइज करना है, या फिर सबका अलाइनमेंट एक साथ करना है। जैसे ये ऐसे है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, तब एक एक करके सबको सजाते रहेंगे तब तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसके लिए यहाँ पे आपका ये दिया गया है कि देखो ये इसका चौड़ाई कम है ना। इन सब का चौड़ाई भी सबका सेम नहीं है, सिर्फ वर्टिकली क्यों, यानी हॉरिजॉन्टली भी सबका साइज अलग अलग है। और ऐसे अगर वर्टिकली बात करें तो ऐसे में ये देखो छोटा है ऐसे वर्टिकली। और फिर अगर ये अलाइनमेंट की बात करें तो एक ऊपर है एक नीचे है। तो इस तरह का कार्यक्रम आपको करना है तो यहाँ पर साइज ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, है ना। लेआउट में जा करके साइज ऑब्जेक्ट्स में जाओ, तो यहाँ पे आप चारों को सिलेक्ट करके आए हो। तो इसमें बोल रहा है कि आपको किस में चेंज करना है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट नो चेंज है, मतलब विड्थ में भी चेंज मत करो, हाइट में भी चेंज मत करो। अगर आपको किस में चेंज करना है सबसे पहले, अगर मान लो कि सबका इन चारों का विड्थ एक जैसा रखना चाहते हो, तो सिर्फ विड्थ वाले में क्या करना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है इन चारों में से उसके जैसा बाकी तीनों को भी कर दो। या फिर लार्जेस्ट, जिसका जो चौड़ाई है सबसे बड़ा उसके हिसाब से उसके बाकी तीनों वाला को कर दो। या फिर एवरेज, इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये देखो कि सबसे एवरेज साइज क्या है इन चारों में से, उस हिसाब से मेंटेन करो। या फिर कस्टम कुछ एक साइज डाल दो यहाँ पे, उसके हिसाब से चारों का विड्थ सेट हो जाएगा। तो लेट से मैं स्मॉलेस्ट लेता हूँ विड्थ के लिए, तो ये जो F7 है यहाँ पे इसके जैसा हो जाना चाहिए। अच्छा विड्थ मतलब राइट साइड, हॉरिजॉन्टली बात कर रही है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं भी नो चेंज करता हूँ वापस से। अरे हाइट का बात कर रहा हूँ, हाइट में मैं स्मॉलेस्ट रखता हूँ, यानी F7 जितना वर्टिकली है उतना ही बाकी तीनों का भी करना है। तो ओके, तो देखो सबका साइज वर्टिकली विड्थ एक जैसा हो गया, है ना। अभी हॉरिजॉन्टली, अभी ये थोड़ा सा इतना बड़ा, ये बहुत छोटा है, ये इतना लंबा है। तो अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली की बात करें तो वो भी यहाँ पे साइजिंग ऑब्जेक्ट्स में जाके कर देंगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे भी एवरेज करते हैं, ठीक है, एवरेज साइज। तो ये सबका साइज देखो एक जैसा हो गया, है ना। उसी तरह यहाँ पे और भी है आपका ब्रिंग टू फ्रंट है, अलाइनमेंट है। हाँ, अलाइनमेंट जो मैंने बोल रहा था कि देखो ऊपर नीचे है, तो अगर सबको टॉप पे करना है ना, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली सबको एक लाइन में यानी एक सीध में लाना है। मान लो कि इसको कैंसिल करता हूँ, और मान लो ऐसा चाहते हो कि सब इस लाइन के हिसाब से इतना सेट एक जैसा है, क्योंकि सब अलग अलग है। कोई ये यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई ऐसे है, सबको एक लाइन में चाहिए। तो इसके लिए आप लेआउट में जाके अलाइनमेंट कर दो, और आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए, हॉरिजॉन्टली में अलाइन टू लेफ्ट करना है या अलाइन टू, इस केस में अलाइनमेंट टॉप होगा। तो ये सब एक लाइन में सीध में आ गए। तो आपको उस पर अगर बहुत सारा फील्ड है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो। तो सबका साइजिंग सेट करना है या फिर सबका अलाइनमेंट करना है। अगर आपका फील्ड इस तरीके से है, एक मिनट है, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। कन्फाइन कन्वेक, ये फ्लेक्स मोड। अगर आपको इस तरीके से फील्ड है और इन चारों को लेफ्ट साइड अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए फिर आप ये वाला यूज करोगे हॉरिजॉन्टली, है ना। इसको लेफ्ट कर देंगे यानी चारों एक से ऐसा हो जाएंगे, या फिर अलाइन राइट या सेंटर। तो सेंटर भी कर सकते हैं इसके बीच के हिसाब से, या फिर लेफ्ट कर सकते हैं। और ये वर्टिकली हटा दो, तो ये देखो सभी एक साइड लेफ्ट में आ गए। तो यही है मेन। और इसमें आप फिर खुद से भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि ये फील्ड है ना, ऐप सैलरी। अब ऐप सैलरी
लेट से मैं इसका मेन फ्रेम को बाहर करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी इधर साइड करता हूँ, और ये फ्रेम ऐसे है, ठीक है। अब ये जो इसको कट किया और इसका इसके ऊपर पेस्ट किया, ठीक है। अभी इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट ये नहीं रहा। अभी पहले क्या था कि ये जो सैलरी फील्ड है ये इस वाले फ्रेम के ऊपर पेस्ट किया हुआ था, यानी फ्रेम आपका पेरेंट था और उसका चाइल्ड था ये तीन फील्ड, है ना। अभी मैंने कट करके इस वाले फ्रेम पे पेस्ट कर दिया, तो ये अब इसका चाइल्ड नहीं रहा। अगर इसको समटाइम्स ना ये हाइड हो जाता है, पीछे दिखता नहीं है, तो उसको पीछे लाने के लिए वापस से कट पेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब के लिए आप राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, और जैसे कि आप एमएस वर्ड में भी करते होगे, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लाना है, लेयरिंग के जैसा है अगर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दो या सेंड टू बैक कर दो। देखो सेंड टू बैक किया, ये पीछे हो गया, गायब हो गया, मतलब है पीछे अगर इसको खिसकाएंगे तो अगर आपका ऐसा है, ये देखो पीछे है इस फ्रेम का, तो इसको सेलेक्ट किया और वापस से यहाँ पर लेआउट में जाओ और ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका पार्ट हो गया। करेक्ट। तो ये सब है बेसिक टेक्निक्स, नहीं तो फिर कट पेस्ट करो। तो कॉम्प्लेक्स अगर रिपोर्ट रहता है तो बाकी सब फ्रेम को खिसकाने में बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका पर्टिकुलर फील्ड आपका सेलेक्ट हो गया है, तो आप उस पर ये सेलेक्ट करके आप यहाँ लेआउट में जाके या तो बैकवर्ड भेजो या फिर फ्रंट बाहर ले आओ। कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुपिंग कर सकते हो जैसे एमएस वर्ड में करते हैं। जैसे यहाँ पे दो तीन फील्ड है, इन सबको एक साथ ग्रुप कर दो ताकि खिसकाए या कुछ भी करे तो एक तीनों का एक साथ हो, एज ए सिंगल यूनिट काम करे। तो इसको जब भी कहीं पे भी क्लिक करोगे तो एक ही एक बार में एक एज ए यूनिट काम करेगा ये, है ना। तो इस तरीके से छोटा करेंगे तो एक साथ सिंगल काम करेगा, इंडिविजुअली आपको अलग अलग हैंडल नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये जब भी किसी को कई बार अगर बहुत सारा फील्ड रहता है और एक बार बहुत मुश्किल से आपने ये सजावट का काम किया, सबको छोटा बड़ा किया, अच्छे से कर दिया और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उस केस में आपको अगर फिर खिसकाना अगर रहेगा किसी एक को या फिर, तो एक एक करके सबको सेलेक्ट करो, बड़ा करो छोटा करो, इससे अच्छा है कि आप ग्रुप कर दो सबको सेलेक्ट करके, और वापस अनग्रुप करना है तो अनग्रुप भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग ऑप्शन में जाके अनग्रुप, है ना। तो अभी अलग अलग हो गया, अब इस पे छोटा बड़ा करेंगे तो सब अपना अपना छोटा बड़ा होगा। यही सब है बेसिक इसमें।